रिसर्च गैप होता है। तो मैं आई ऑडिबल, बिल्कुल आवाज क्लियर है Yes, मेरी? sir. Clearly, we can hear you. ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये जो गैप है मैं उसके ऊपर बात कर रहा था। जैसे मैंने अपना आपको आर्टिकल दिखाया, वो इन्फ्लुएंस को गेज करता है कि अमेरिका पाकिस्तान एक बड़ी रियासत के तौर पे किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, और पाकिस्तान उस इन्फ्लुएंस को किस तरह से अवॉइड करते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड करता है। तो लेकिन जो ताल्लुकात की बहुत सारी जहतें होती हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होती है, टेक्टिकल रिलेशनशिप होते हैं, और इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलेशनशिप होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होते हैं। तो वाइड रेंज ऑफ रिलेशनशिप की डायमेंशन है। तो मैंने उधर काम नहीं किया, तो वो गैप है तो उस पर कोई और कर लेगा। ठीक है, तो उसे गैप को हमने देखना होता है रिसर्च प्रॉब्लम में कि कौन सा गैप उसने एड्रेस किया है, जिस बंदे ने ये बात जो एब्स्ट्रैक्ट लिख रहा है। और लिस्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। और ये जो स्ट्रक्चर में आप प्रॉब्लम के बाद जाते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव्स भी बताते हैं कि आप वो प्रॉब्लम जो आप देख रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या है, उस प्रॉब्लम में आपने क्या देखना है। तो जिस तरह से मैंने ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है कि मैंने देखना यह है कि अमेरिका कौन से जो स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया। दूसरा ये था कि किस तरह से पाकिस्तान उन स्ट्रेटजीज को काउंटर करते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट को एक बड़ी रियासत के मुकाबले में सेफ गार्ड करता है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो पहले प्रॉब्लम का गैप के रिलेशनशिप कैसे हैं, फिर मैंने ऑब्जेक्टिव से उस गैप को क्लियर करने की कोशिश किया, और बताया कि अगर ये जो हम स्टडी कर लेते हैं तो इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा हमारे डिप्लोमेट्स को होगा, हमारी जो पॉलिटिकल जो एग्जेक्टिव्स होते हैं उनको होगा, वो उनके साथ बात आसानी से कर सकेंगे, उन्हें पता होगा कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को बड़ी ताकत के सामने रहते हुए किस तरह से सेफ गार्ड करना है। दिस इज वेयर यू कन्विंस रीडर वाई वाज दिस रिसर्च नेसेसरी। तो ये वो जगह होती है जब आप रीडर को कन्विंस कर लेते हैं कि आपकी रिसर्च क्यों जरूरी है। तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा है मैथडोलॉजी। कि आपका जो आर्टिकल है, एकेडमिक आर्टिकल, वो एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन के बाद वो उसमें मैथडोलॉजी आप क्या यूज कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन्स हाउ रिसर्च वाज कैरिड आउट, किस तरह से कैरिड आउट की गई है। आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट में भी बताया कि आपका जो डिजाइन है, रिसर्च डिजाइन है, क्या वो क्वालिटेटिव है, यानी वो क्या जवाब देता है वाई का और हाउ का, या क्वांटिटेटिव है, यानी मतलब है कि क्या वो जवाब देता है कि हाउ मैनी, कितने ज्यादा। तो मेजरमेंट कितनी है इसकी आपने की है, मेजरमेंट का टूल कितना यूज किया है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, कल हमने टू टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ी थी कि एक होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव हाउ वाई का जवाब देती है, क्वांटिटेटिव हाउ मैनी का जवाब देती है। और आपका जो अगर आप रिसर्च में दोनों को यूज कर रहे हैं तो मिक्स मेथड होगा। तो ये आपने बताना है कि मेरी क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है और या मिक्स मेथड है। और फिर ये कि आपका आपके पार्टिसिपेंट्स कौन है। वो कल मैंने प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का है कि सैंपल हम बनाते हैं कि कौन जो है वो ये पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके ऊपर आपने ये मेथड अप्लाई किया है। फिर इसके लिए आपने इंस्ट्रूमेंट यूज क्यों किया है। क्वालिटेटिव मेथड में हम इंस्ट्रूमेंट इंटरव्यू का यूज करते हैं, फोकस ग्रुप जो है डिस्कशन हम करवा लेते हैं। और इसी तरह से क्वांटिटेटिव में हम सर्वे करवाते हैं, क्वेश्चन वगैरह बनवाते हैं, और सॉफ्टवेयर का भी यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में। तो इसका प्रोसीजर क्या आपने डिजाइन किया कि आपने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया। दरअसल जो तमाम स्टेप्स आर्टिकल के जो होंगे उसकी जस्टिफिकेशन पीछे होनी चाहिए। तो मेथोडोलॉजी में आप ये बताते हैं कि मैंने ये मेथोडोलॉजी यूज किया है। अब ये भी बता सकते हैं उसमें थोड़ा सा कि मैंने दूसरी मेथोडोलॉजीज यूज क्यों नहीं की, मैंने मिक्स मेथड यूज क्यों नहीं किया, या मैंने क्वालिटेटिव किया तो क्वांटिटेटिव क्यों नहीं किया। वो उस रिसर्च के नेचर से नहीं मैच खाता था, ये मैच करता था। और ये भी आपने इंश्योर द स्टडी कैन बी रेप्लिकेटेड बाय अदर्स, कि दूसरे भी इस आपकी स्टडी को रेप्लिकेट कर सकें कि ये जो आपने मेथोडोलॉजी यूज किया कि दूसरे भी ऐसी मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल कर सकें। जैसे लिखा है नीचे, इफ समवन वांट्स टू रिपीट योर स्टडी द मेथोडोलॉजी शुड गाइड देम लाइक ए रेसिपी इन ए कुक बुक। तो आप जब मेथोडोलॉजी का पोर्शन होता है, आप दूसरों के आर्टिकल्स पढ़ के आप देख लें कि उन्होंने इसी डोमेन में काम किया मगर मुख्तलिफ एंगल से, तो उनकी मेथोडोलॉजी क्या है, तो मैं उस मेथोडोलॉजी को भी यूज कर सकता हूँ। तो मेथोडोलॉजी का जो आपने पोर्शन डेवलप करना है, आपने तीन चार जो आर्टिकल्स आपसे रिलेट कर रहे हैं उसकी मेथोडोलॉजी को उठा लेना है, उसमें से आपने फिर अपनी मेथोडोलॉजी डेवलप कर लेनी है, या आप उसकी किसी मेथोडोलॉजी को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। और ये प्लेजरिज्म में नहीं आता।
फिर उसके बाद आखिर में आपने फाइंडिंग्स देनी होती है। फाइंडिंग्स क्या होती हैं कि आपने एक प्रॉब्लम देखा, उस प्रॉब्लम के ऊपर आपने एक मेथड साइंटिफिक अप्लाई किया, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, और करने के बाद आपके पास डाटा आया, डाटे को आपने रिफाइन किया सॉफ्टवेयर के जरिए से, या आपने किसी एनालिटिकल फ्रेमवर्क को उसके ऊपर अप्लाई किया, और उसके नतीजे में आपके पास कुछ फाइंडिंग्स आ गई, कुछ नताइज आपके पास निकले। तो अब फाइंडिंग्स को प्रेजेंट कैसे किया जाता है? फाइंडिंग्स को आप जुमलों की सूरत में भी पेश कर सकते हैं, टेबल्स की सूरत में भी, ग्राफ्स की सूरत में भी, चार्ट्स की सूरत में भी। और इसके लिए आपके पास बहुत अच्छे टूल्स हैं, एक्सेल में भी हैं और वर्ड वर्ड ऑफिस वर्ड में भी हैं। बहुत अच्छे टूल्स हैं, आप वहाँ यूज कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। और नो लॉन्गर एक्सप्लेनेशन हियर, जस्ट फैक्ट्स। तो इसमें फैक्ट्स ही बयान करते होते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं होती ग्राफ्स में, टेबल्स में। और इसमें आप एविडेंस नहीं देते, जस्ट आप कंक्लूजन निकालते हैं कि पाकिस्तान जो है, मैं जैसे कंक्लूजन ये निकालता हूँ कि पाकिस्तान के जो रिलेशन है अमेरिका के साथ, तो पाकिस्तान को अमेरिका ने जब जरूरत पड़ी इस्तेमाल किया, जब जरूरत पड़ी उसने छोड़ दिया, तो हम कहेंगे दैट्स अ फाइंडिंग। और पाकिस्तान ने उस दौरान में जब वो उसकी जरूरत थी, और वो एक नॉन नेट, और वो एक फ्रंट लाइन स्टेट था और नॉन नेटो वाला था, तो उसने अपने मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया बहुत। तो वो मफादात, अब मैंने इसमें एविडेंस नहीं देनी कि उसने, मैं पीछे मिसालों में चला जाऊँ, ऐसा नहीं होता। फाइंडिंग फाइंडिंग में सिर्फ एक स्ट्राइकिंग और हिटिंग जो जुमला बनाना होता है, जो फाइंडिंग होती है, तो उसको बस लिखने होता है, एक्सप्लेनेशन नहीं होती। रिजल्ट सेक्शन सेज व्हाट हैपेंड, नॉट व्हाई इट हैपेंड। अब समझ में आ गई? दैट कम्स नेक्स्ट, वो बाद में आएगा कि क्यों ऐसा हुआ। तो आपने सिर्फ लिखना है कि क्या हो चुका है, तो वो आपकी फाइंडिंग्स होती हैं। तो फाइंडिंग में स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और वो फाइंडिंग को समझ नहीं रहे होते। फाइंडिंग्स जो होती है ना, ये इट शुड बी रिलेटेड विद योर मेथोडोलॉजी। बैक पे आप वापस मैं रिवर्स कर रहा हूँ, और योर मेथोडोलॉजी मस्ट बी अलाइन विद योर ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस अगर बनाए हैं, और आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चन मस्ट अलाइन विद द प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम मस्ट अलाइन विद द टॉपिक, आपके टॉपिक से रिलेट करता हो। तो ये एक पूरा बॉडी बनती है जो एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़ी हुई नजर आनी चाहिए। आगे चलते हैं जी। ये फाइंडिंग्स के बाद डिस्कशन होती है। जो फाइंडिंग्स निकली होती है उस पर डिस्कशन शुरू हो जाती है कि भाई जो रिजल्ट हमारे सामने है इसका मतलब क्या है। और फिर आप उन फाइंडिंग्स को प्रीवियस स्टडीज के साथ भी कंपेयर करते हैं कि आपने क्या नया तरीका, क्या नई चीजें निकाली हैं। एक्सप्लेन वेदर द रिजल्ट सपोर्ट और कंट्राडिक्ट एग्जिस्टिंग नॉलेज, कि ये जो रिजल्ट है ये एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है उसको, उसके खिलाफ है, या उसको ये जो वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट और कंट्राडिक्शन दोनों होना चाहिए। दिस इज लाइक द डिबेट स्टेज, यू आर्ग्यू व्हाई योर फाइंडिंग्स मैटर, कि आप ये कहते हो कि मेरी फाइंडिंग्स मैटर क्यों करती हैं। तो ये जो होता है ना, डिबेट की स्टेज होती है। डिबेट, आपको ये वर्ड का पता होना चाहिए, व्हाट इज डिस्कशन, व्हाट इज डायलॉग, एंड व्हाट इज डिबेट। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। तो डिस्कशन, डिबेट और डायलॉग में बड़ा फर्क होता है। डायलॉग में ये होता है कि आप दो अपना पर्सपेक्टिव देते हैं, नंबर एक, तो मेरा पर्सपेक्टिव इस इशू पे क्या है, और उसके बाद एक शेयर्ड पर्सपेक्टिव पे आते हैं। डिबेट में होता है कि आप अपने फायदे गिनवा रहे होते हैं, एडवांटेजेस, और दूसरे के डिसएडवांटेजेस गिनवा रहे होते हैं, जिसे मुनाजरा कहते हैं। डिस्कशन में होता है जस्ट एक दूसरे को समझ रहे होते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। यहाँ शेयर्ड ग्राउंड नहीं ढूंढते होते, सिर्फ डायलॉग में शेयर्ड ग्राउंड ढूंढते होते हैं। तो डिबेट जहां आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपने कहना है कि मेरी जो स्टडी है इससे जो डिसिमिलर स्टडीज हैं वो ये कह रही हैं, मेरी स्टडी से सिमिलर स्टडीज ये कह रही हैं, तो दैट इज डिबेट। कंक्लूजन, आपका जो अगला मरहला है वो कंक्लूजन का है। कंक्लूजन समराइजेज द मेन फाइंडिंग्स। यहाँ कंक्लूजन में रैंडम नहीं होता कंक्लूजन, उसमें जो मेन फाइंडिंग्स आ रही हैं 2 लाइनों में आपने उनको समरी बनाना है। फिर आपने बताना है इन फाइंडिंग के नतीजे में असरात क्या हुए, इम्प्लीकेशन क्या हुए। इम्प्लीकेशन का मतलब इम्पैक्ट। और ये भी फिर तीसरी बात आपने ये बतानी है कि जो मेरे ये फाइंडिंग्स निकाली हैं और जो इम्प्लीकेशन है, इसकी लिमिटेशन इतनी है कि ये इससे ज्यादा ये आगे नहीं जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि मेरी लिमिटेशन जो है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, और अमेरिका के इन्फ्लुएंस को कबूल भी करता है। और मैंने सिर्फ इतना ही देखना है, और मैंने नहीं देखना कि वो इकोनॉमिक डोमेन में कितनी सपोर्ट करता है, किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, ये नहीं देखना। मैंने ये देखना है कि ये होता है।
तो मेरी लिमिटेशन इन्फ्लुएंस तक है, इकोनॉमिक डोमेन, स्ट्रेटेजिक डोमेन, वो मेरी नहीं है। तो अपनी अपनी लिमिटेशन जरूर बतानी है, ताकि अगले रिसर्चर के लिए ना गैप आपकी स्टडी का नजर है। तो आपने कहना है कि ये गैप मैंने छोड़ दिया, और ये मैंने छोड़ दिया फ्यूचर रिसर्च की डायरेक्शन के लिए, कि आने वाले जो रिसर्चर हैं वो इस डायरेक्शन पर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि नॉलेज जो होता है ना, वो एक गधे की तरह होता है, जो बिल्डिंग बन रही होती है, एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक, तीसरी ब्रिक। तो आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपने खाली जगह पर किया, लेकिन फिर भी खाली जगह रह जाएगी, हमेशा ऐसे होता रहेगा, और कोई और आके उस जगह पर रिसर्च करता हुआ नॉलेज की कंटिन्यूटी को इंश्योर करेगा। द कंक्लूजन The conclusion closes the door but leaves a window open, telling others what more can be explored. तो ये conclusion का फायदा होता है। अब आगे चलते हैं कि कुछ रूल्स हैं। ये तो था उसका पूरा फॉर्मेट, कि आर्टिकल राइटिंग में आपने जो है वो एब्स्ट्रैक्ट, ये एकेडमिक और जो जनरल राइटिंग, उसके फर्क को समझना है। और जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आता है 150 वर्ड से 250 का, वो मैंने आपको एक सैंपल दिखा दिया था। ये शॉर्ट समरी है, पर्पस, मेथड, की रिजल्ट से दिखाता है, और कंक्लूजन दिखाता है। और उस स्ट्रक्चर के बाद आता है मेन बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, और आपने वो देना, टॉपिक जो इंट्रो आप दे रहे हैं स्ट्रक्चर के बाद, उसमें आपने बताना है रिसर्च प्रॉब्लम बतानी है, आपने ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, और सिग्निफिकेंस बतानी है। तो ये इंट्रोडक्शन का हिस्सा होता है। फिर मेथोडोलॉजी का हिस्सा अलग है, तो इसमें आपने अपना डिजाइन बताना है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, मिक्स्ड है, पार्टिसिपेंट्स कौन है, प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग है, आपकी इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, वो क्वालिटेटिव के मुताबिक होगा, और आपका प्रोसीजर क्या होगा। और फिर आप फाइंडिंग्स लेके आते हैं कि फाइंडिंग्स आपके क्या हैं, और उसको टेबल ग्राफ्स में पेश करते हैं। फाइंडिंग में आपने बताना होता है व्हाट हैपेंड, नहीं बताना होता कि व्हाई इट हैपेंड। व्हाई इट हैपेंड में आप डिस्कशन में आके ये बताएंगे, रिजल्ट्स बताएंगे, प्रीवियस स्टडीज को साथ आप मिलाएंगे, एक डिबेट की बात के अंदाज में बताएंगे, जिसमें आप एक दूसरों के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस बयान करेंगे, अपने एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, अपने डिसएडवांटेजेस बयान नहीं करेंगे आप सिमिलर और डिसिमिलर का वर्ड यूज करेंगे। और कंक्लूजन में मेन फाइंडिंग्स, इम्प्लीकेशन, लिमिटेशन और फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन को आप देखेंगे। तो ये था एक जर्नल फॉर्मेट थी आर्टिकल राइटिंग की। अब थोड़े से जो होते हैं ना टिप्स होती हैं, हम उसकी तरफ आ रहे हैं कि मजीद इसको समराइज करते जाएं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती चली जाए। तो रूल्स ऑफ द स्टूडेंट रिसर्चर, ऑलवेज फॉलो द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, इसे हम कहते हैं लॉजिकल फ्लो, इसमें लॉजिक है। और फिर मेथोडोलॉजी आएगी, फिर रिजल्ट्स आएंगे, फिर डिस्कशन आएगी, फिर कंक्लूजन आएगा। और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर्मेट है जर्नल्स की। और आप इसमें आगे पीछे थोड़ी बहुत चीजें माइनर होती हैं जो चेंजेस की जाती हैं, कि व्हाट इज द स्टाइल ऑफ साइटेशन वगैरह, वो सबका थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो आगे चलते हैं जी जरा से समय। प्लेजरिज्म क्या होती है? प्लेजरिज्म दरअसल किसी का डाटा उठा के अपने तौर, अपने नाम के साथ पेश कर देना कि इट इज माय वर्क। जैसे अब आप कहें कि जेन ऑस्टन का जो नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसका जिक्र हमने किया, वो मैंने लिखा है, तो ये प्लेजरिज्म होगी, ठीक ठाक प्लेजरिज्म होगी। और इसमें जो की डेफिनेशंस हम देख रहे हैं प्लेजरिज्म के हवाले से, एकेडमिक इंटेग्रिटी, आपकी जो इंटेग्रिटी है, आपकी जो ऑनेस्टी है, वो प्लेजरिज्म जो है ना, वो अगर आपने नहीं किया तो आपको वो सस्टेन करेंगे। आप प्लेजरिज्म करेंगे तो आप समवन एल्स वर्ड्स, आइडियाज, डाटा एंड विजुअल्स विदाउट प्रॉपर क्रेडिट। तो आप अगर किसी के आइडियाज को लेते हैं, किसी के वर्ड्स को लेते हैं, किसी के डाटे को लेते हैं, किसी की विजुअल बनाई हुई तस्वीरों को लेते हैं, और आप उसे क्रेडिट नहीं देते, तो ये जो है इंटरनेशनली ये समझा जाता है कि ये प्लेजरिज्म है। पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग क्या होती है? पैराफ्रेजिंग ये होती है कि आप किसी का टेक्स्ट उठाएं, उसकी लाइन बाय लाइन आप उसके सिनोनिम चेंज करते जाएं, और अपना एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बना के पेश कर दें, तो वो पैराफ्रेजिंग होती है। तो इसमें होता ही है कि आप पैराफ्रेजिंग आइडिया की करें, लैंग्वेज की ना करें, जो उसने जो आइडिया दिया है, और फिर उसके साथ उसको साइटेशन भी दें, यानी ये फलां बंदे का लिखा हुआ आइडिया है, उसने ये आइडिया पेश किया, तो इसे साइटेशन कहते हैं। और इसी तरह से जो है कोटिंग, कोटेशन देना, तो उसमें हम इन्वर्टेड कॉमास में कोटेशन देते हैं, इनसाइड कोटेशन मार्क्स विद अ साइटेशन, साइटेशन भी देते हैं। साइटेशन में ये होता है पेज होता है, पेज नंबर होता है, और उसे पैरे की शक्ल में दिया जाता है। इसी तरह से हम समराइजिंग भी करते हैं, कंडेंसिंग द मेन आइडिया इन योर ओन वर्ड्स विद अ साइटेशन। तो ये सारा जो है ये काबिल कबूल है जो मैं बता रहा हूँ, हमारी जो प्लेजरिज्म में नहीं आता।
प्लेजरिज्म तो ये होता है कि आप सिर्फ किसी का क्रेडिट ना दें, उसको लिखें जरूर, उसकी लैंग्वेज को भी इस्तेमाल कर लें लेकिन ना लिखें। तो वो जो आप किसी को के डाटे को यूज कर रहे हैं, आप उसकी पैराफ्रेजिंग करके भी उसकी साइटेशन देंगे, उसकी कोटेशन को यानी इन्वर्टेड कॉमास में लगा के भी आप साइटेशन देंगे, अगर समरी बनाई आपने तब भी आप साइटेशन देंगे। तो ये तो था प्लेजरिज्म, पैराफ्रेजिंग, एकेडमिक इंटेग्रिटी। और इट मैटर्स क्यों जरूरी है प्लेजरिज्म का ख्याल करना, क्योंकि एकेडमिक पेनल्टीज लग सकती हैं आप पर, आपके ग्रेड्स पर सैंक्शन लग सकते हैं, आपका काम रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये एक लिहाज से इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल थेफ्ट है ये। और ये आपका जो इखलाकी, आपका एथिकल ब्रीच भी है, आपकी क्रेडिबिलिटी डैमेज होती है, आपकी रेपुटेशन डैमेज होती है। और वेस्टेड रिसर्च एफर्ट, तो आपकी रिसर्च की जो एफर्ट्स हैं वो भी वेस्ट हो जाती है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, एक होती है डायरेक्ट प्लेजरिज्म, एक होती है पैच राइटिंग, मोज़ैक, और एक होती है पैराफ्रेज विदाउट साइटेशन। तो ये प्लेजरिज्म है। डायरेक्ट तो मैंने बता दिया आपको। पैच राइटिंग ये होती है कि आप हैवी सिनोनिम स्वैप कर देते हैं सेंटेंस में, शफलिंग कर देते हैं फ्लो को सोर्स के, तो लेकिन वो स्टिल प्लेजरिज्म है। अगर आप साइट भी कर दें तो भी प्लेजरिज्म है। तो आपने ये नहीं करना, आपने आइडिया को पैराफ्रेज करना है। और अगर पैराफ्रेज कर रहे हैं तो आपने फिर भी क्रेडिट देना है, साइटेशन देनी है। अगर नहीं देंगे तो ये प्लेजरिज्म है। तो प्लेजरिज्म की कुछ टाइप्स हैं, यही चल रही हैं। आइडिया, डेटा, फिगर का प्लेजरिज्म, यूजिंग समवन्स आर्गुमेंट, रिजल्ट, टेबल, ग्राफ्स, फोटोज। सेल्फ प्लेजरिज्म कहते हैं रीयूजिंग योर ओन पब्लिश्ड ग्रेड वर्क विदाउट डिस्क्लोजर परमिशन। आपका, जैसे ये मेरा आर्टिकल मैंने आपको दिखाया, मैं इसको किसी और टाइटल से इसको छुपाने की कोशिश करूं तो ये सेल्फ प्लेजरिज्म आ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट, एआई मिसकंडक्ट, आउटसोर्सिंग वर्क और यूजिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है किसी और से काम ले लेना, यार तुम मेरा काम कर दे, इतने पैसे मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे कि एक कल्चर बना हुआ है, हमारे यहाँ बहुत बना हुआ है कि स्टूडेंट्स दूसरों से काम करवा लेते हैं। और ये जो है कल्चर, ये कल्चर स्टूडेंट को नुकसान देता है, और इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आउटपुट है, वो आउटपुट आप समझते हैं कि ये लिख दिया हमने, तो वो आउटपुट, वो ऑथर नहीं है एआई। आपको उसके काम को भी अपना अपने ह्यूमनाइज करना चाहिए, तो आप अपनी राइटिंग में लिखना चाहिए। तो ये भी मिसकंडक्ट है कि आप एआई से यूज करें और उसे पेश कर दें कि ये मैंने लिखा है। तो आप एआई थोड़ी बन सकते हैं। द टिप फॉर द क्लास, चेंजिंग वर्ड्स इज नॉट इनफ, यू मस्ट चेंज द लैंग्वेज, द लॉजिक। जब लैंग्वेज भी चेंज कर देंगे, लॉजिक भी चेंज कर देंगे, और फिर भी आपने साइटेशन करनी है, तो ये प्लेजरिज्म नहीं होगी। अगर नहीं करेंगे तो प्लेजरिज्म होगी। यानी डाटे को, आइडिया को आप इस्तेमाल कर लें अपने नाम से, अपने काम को दोबारा इस्तेमाल कर लें डिफरेंट एंगल से, और इसी तरह से आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लें या एआई का यूज करके उसे कहेंगे ये मेरा काम है, तो ये प्लेजरिज्म में आता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज एंड इजंट कॉमन नॉलेज। कॉमन नॉलेज क्या होता है? वाइडली नोन, इजीली वेरीफाइएबल, इस्लामाबाद पाकिस्तान कैपिटल, नो कॉमन स्टैटिस्टिक इंटरप्रिटेशन, यूनिक टर्म्स, मेथड्स। तो इसके लिए आपको ज्यादा साइट नहीं करने की जरूरत कि भी इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, और आप साइटेशन कर दें, किसी का नाम ब्रैकेट में लिख के और उसका ईयर लगा दें, तो ये जरूरत ही नहीं है कॉमन नॉलेज को साइटेशन करने की, और ये प्लेजरिज्म में भी नहीं आता। और पैराफ्रेज कैसे करना है आपने? तो रीड क्लोज, सेट असाइड, राइट फ्रॉम मेमोरी। आपने ये, मैं जस्ट इसको मैं वाइंड अप करता हूँ इसको, जो आपने जब पैराफ्रेजिंग करनी है ना, आपने आइडिया की करनी है, उसकी लैंग्वेज की नहीं करनी। और जब आइडिया की आप पैराफ्रेजिंग कर लेंगे तो आप फिर आपने फिर भी सोर्स साइट करना है कि मैंने कहाँ से लिया। अपना नहीं आपने बनाना, आपका जो अपना इनपुट है वो कंक्लूजन में आएगा या एनालिसिस में आएगा। अब आते हैं कि जो साइटेशन होती है, साइटेशन कैसे की दी जाती है रेफरेंस की। तो एपीए, जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है, वो खान 2022 इस तरह से होगी। ये इन टेक्स्ट है, इसे कहते हैं इन टेक्स्ट शॉर्ट रेफरेंस। या आप खान बाहर रखें और उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो है ना वो आगे रखें, और आप जो है ये, मैं जरा पानी पी लूं शफकत साहब, क्योंकि अब Yes, मैं sir. एंड के, Sir, please, हाँ, please, please, sir. आप ये ना समझे कि मैं लेफ्ट आउट हो गया हूँ। नहीं नहीं सर, प्लीज। अली पानी लाना गिलास में। अली, बेटा पानी लाओ।
you put a glass over this? Thank you. जी, तो एपीए और एमएलए स्टाइल जो होता है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन का स्टाइल है, वो खान अंदर दरमियान में आपने कॉमा नहीं लगाना, 45। और इस तरह से खान आर्ग्यूज, आर्ग्यूज के बाद भी आप उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख सकते हैं। तो शिकागो में फुट नोट होता है, ये नीचे आता है, ये फुट नोट, आप रेफरेंस में जाएं वर्ड के, उसमें फुट नोट का अलग से ऑप्शन होता है, वो क्लिक करेंगे कहीं भी कर्सर रख के तो उसका नीचे आ जाएगा फुट नोट, वहां आप लिख सकते हैं खान और उसका, उसने जो किताब लिखी उसका पूरा टाइटल और पेज नंबर। तो ये जो होता है ये वो है साइटेशन के स्टाइल है कि जब आपने लिखना तो साइटेशन आपने जो भी काम है अपने टेक्स्ट में वो इस तरह से देनी है साइटेशन। तो टेबल, फिगर्स, इमेजेस इंक्लूड फिगर, नोट, क्रेडिट लाइन, सोर्स, ऑथर, ईयर एंड चेक, लाइसेंस, परमिशन। ये अब बारीकियों में ना जाए, अभी आगे चलते हैं जी। हाँ जी, हम जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि हम एआई का इस्तेमाल करते हैं, तो चेक योर कोर्स जर्नल पॉलिसी ऑन एआई यूज। तो आप जिस जर्नल में भी जा रहे हैं वहाँ उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पॉलिसी लिखी होती है। आप किसी भी जर्नल में जो टारगेट कर रहे हैं जिसमें आपने आर्टिकल भेजना है, आप पहले उनकी जो आउटलाइन है ये फॉर्मेट की, वो जरूर आप पहले पढ़ लें, फिर उसके मुताबिक आर्टिकल लिखना शुरू करें। बल्कि स्टार्ट ही यहाँ से लिखना है, ये प्रैक्टिकल टिप मैं दे रहा हूँ कि आप आर्टिकल को उठाएं और उसको उस जर्नल के वेबसाइट पे जाएं, उस जर्नल की जो उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है कि हम कौन से आर्टिकल्स एक्सेप्ट करते हैं, तो आप वो आर्टिकल उनसे वो उसकी क्राइटेरिया सारा पढ़ें। और अगर आप चाहते हैं कि वो वाकई आपके आर्टिकल को एक्सेप्ट कर लें, तो आप उसके जो एडिटोरियल बोर्ड है ना, उसके भी जाके आप जायजा लें वो कौन लोग हैं, आप फिर उनकी जो तहरीरें हैं वो देखें, वो आपके काम से रेलिवेंट हैं। तो वो जो रिव्यूअर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, उनकी तहरीरों को आप पढ़ें। उनकी तहरीरों को भी अगर आप अपने काम में साइटेशन देंगे तो वो बहुत बम्बास्टिक इफेक्ट होता है आपकी एक्सेप्टेंस के लिए। वो कहते हैं इन्होंने मेरे काम को पढ़ा है, तो ह्यूमन नेचर है, और वो जरूर वो कर देते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, ज्यादा चांसेस बन जाते हैं आपके एक्सेप्टेंस के। ठीक है, तो ये एआई जो है, एआई की पॉलिसी जब भी आप जाके देखें, सबसे पहले, आजकल पहले ऐसा नहीं होता था, अब एआई पॉलिसी आ गई है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी आ गई, तमाम यूनिवर्सिटियों में आ गया, एचईसी की भी एआई पॉलिसी है कि 5% तक एआई का जो कंटेंट है उसमें होना चाहिए। और ये जो आप एआई का यूज करें, जितना पोर्शन यूज किया आप डिस्क्लोज करते हैं कि मैंने अपनी ग्रामर के लिए यूज किया इसको, और मैंने इसको अपना साइटेशन के लिए यूज किया। तो ये आप उसके बारे में, एआई के बारे में जरूर बताएंगे। ग्रामर पॉलिशिंग के लिए जरूरी होता है, लैंग्वेज को अगर आपने अपनी लिखी लैंग्वेज तो वो ग्रामर उसकी करेक्ट कर देता है। तो उसकी पॉलिसी को देख के सामने चलें, जो जो भी उस रिसाले की पॉलिसी हो। सिमिलैरिटी इंडेक्स, प्लेजरिज्म, ये जो होता है ना, प्लेजरिज्म की सिमिलैरिटी इंडेक्स, ये टर्न इट इन एक सॉफ्टवेयर है जो हमें हमें एक्सेस है उसके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल, तो प्राइवेट लोग भी इसका इसका मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो उसमें जो है वो जब आप अपने पेपर को उसमें डालेंगे, वो स्कैन करके आपको एक सिमिलैरिटी इंडेक्स दे देगा कि ये 18 से कम है तो पब्लिशेबल है। और फिर मैं कहूंगा कि वो जो आर्टिकल जहाँ छपवाना है वहां आप पता करें, देखें कि वो कितना मांग रहे हैं। कुछ जो हैं वो जो जर्नल्स होते हैं वो कहते हैं कि आर्टिकल आपका 10% होना चाहिए, कोई 8% पे भी होते हैं, कोई 16%। तो बेसिक जो बॉटम लाइन एचईसी की है पाकिस्तान में, वो 18% है। तो वो सिमिलैरिटी आपका टेक्स्ट को पता चल जाता है कि आपने कहाँ कहाँ से प्लेजरिज्म किया है, और ये बियॉन्ड द लिमिट है तो फिर आपको उसे वहां पैराफ्रेज करना पड़ता है। और जो सिंगल सोर्स का इस्तेमाल है वो 5% से ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर आप 6% कर जाएंगे तो वो प्लेजरिज्म में आ जाएगा। तो सिंगल सोर्स का यूज जो है वो 5% तक रखना होता है। वो भी टर्निटिन की रिपोर्ट में आ जाता है कि आपने सिंगल सोर्स कितना ज्यादा यूज किया। तो आखिर में है कि कौन से डॉट्स हैं जो आपने करने हैं, डूज हैं जो, और डॉट्स हैं। पहले तो प्लान नोट्स, नोट्स बनाएं, पैराफ्रेज आइडियाज नॉट सेंटेंस, साइट एवरी नॉन कॉमन आइडिया, डाटा, कॉमन आइडिया को नहीं साइट करना, जैसे कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, डाटा पॉइंट और विजुअल्स आपने सारे साइट करने हैं। कीप रनिंग रेफरेंस लिस्ट, तो रेफरेंस जो आप दे रहे हैं उसकी लिस्ट भी आपने रखनी है अपने साथ साथ। तो मेंडले मैंने जिक्र किया था लास्ट टाइम, जो कल हमने पढ़ा था, उसमें मेंडले, जोटीरो, उन दोनों को आप इस्तेमाल करें तो आपकी रेफरेंसिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। डोंट कॉपी पेस्ट, सिनोनिम स्वैप ना करें। रीयूज योर ओन ओल्ड वर्क, डिस्क्लोजर, उसको डिस्क्लोज करें। रिलाई ऑन सिमिलैरिटी अलोन टू जज इंटेग्रिटी, सिमिलैरिटीज जो है वो उसको
0% तक लेके आने की कोशिश करें, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं होती, तो ये 18% और AI 5% है। हाइड AI यूज इफ योर पॉलिसी रिक्वायर्स डिस्क्लोजर। तो अगर वो कहते हैं कि आप AI का यूज बताएं, तो फिर आपको उसे AI का यूज जो है वो हाइड नहीं करना, आपने बताना है। ठीक हो गया। और आखिर में ये क्या चीज नीचे मेरा वही है, ये रेफरेंसेस मैंने दी आपने, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, आखिर में रेफरेंसेस दिए जाते हैं। और अब आप पूछेंगे रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में क्या फर्क होता है। तो रेफरेंसेस होते हैं जो आपने अपने आर्टिकल में साइट किए, और जो बिब्लियोग्राफी होती है कि तो बिब्लियोग्राफी में वो भी साइटेशंस होती हैं जो आपने अपने आर्टिकल में साइट नहीं की, लेकिन आपने उसको पढ़ा और उसका इंप्रेशन कहीं ना कहीं नजर आता है, तो वो बिब्लियोग्राफी होती है। तो अब जो चल रहा है ज्यादातर वो रेफरेंस ही चल रहा है, बिब्लियोग्राफी कम ही होता है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी पेशेंस से मुझे लिसन किया, और ये पूरी आज हम अपना वर्कशॉप को क्लोजर की तरफ लेके आ ही गए आखिरकार। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओवर टू शफकत रसूल। Thank you very much, sir. Over to you, ma'am Amna. Thank you so much, sir. Sir, you elaborated in such a meritorious and amazing and excellent way. Even मेरी भी कुछ curious थी, वो clear हो गई हैं. Thank you so much, sir. Sir, हम अब कुछ questions ले लेते हैं. हाँ, Just quickly raise your hands and अच्छा, ask whatever you want to ask. मैम आमना, अगर हम आप बोले थे अगर कोई वीडियो ऑन करना चाहे तो हम तस्वीर ले लें, उसके बाद जो है ना कर लें। Yeah, उनको sure. Uh, रिक्वेस्ट कर लें सबको प्लीज। Yeah, I encourage all of you to please turn on your cameras so that we can take the picture for the LinkedIn and for the attendance purpose. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली कैमरास ऑन कर लें जो करना चाहते हैं, और पुट योर पिक्चर ऑन इट so that we can take the picture for the LinkedIn. सर आप ये इसके स्क्रीन को ऑफ कर दें, शेयर को ना। शेयर स्टॉप प्लीज सर। Hello. हाँ, स्क्रीन शॉट इंटरनी को रिक्वेस्ट है कि आप स्क्रीन शॉट ले लें प्लीज। जो थैंक यू। कैमरास ऑन करना चाहते हैं काइंडली आप कैमरास ऑन कर लें. We are taking picture, okay? Is everybody gonna be in the picture? अच्छा सर, अगर आप स्क्रीन शेयर करना स्टॉप कर दें तो बेटर होगा। इट्स इजी टू टेक, आई आल्सो टेक पिक्चर्स। थैंक यू। हो गई, स्क्रीन शेयर बंद हो गई। जी सर। Sir, hello. अच्छा, जी आमना, ओवर टू यू। ठीक। आमना, ओवर टू यू। Okay, if you have any question, kindly raise your hands. Okay, first, Minahil. Ji Minahil. Assalamu alaikum, sir. First of all, thank you again very, very much for this amazing and insightful workshop. I learned a lot and it was very knowledgeable. So my question is, the difficulty I face when I'm writing an article is about the research gap. Even if I'm looking for the limitations in the articles, I couldn't find the proper research gap on which I could write article, or even if I do, there are other articles written on that research gap, right? So how can I best identify and articulate a clear research gap and theoretical contribution in my article to improve its chances of acceptance in peer-reviewed journals? Kindly, if you can give your input on that. Thank you.
अच्छा सर, इसको ना एक ही बस हमको क्वेश्चन लेंगे क्योंकि टाइम का ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो 10 भी हो गए, 10:12 हुए हैं। अगर आप इसको 2 मिनट में एलोबरेट करते हैं, और क्योंकि हम कोर्स जो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो उनके बारे में भी वेट कर लें। थैंक यू सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। दरअसल इस स्टूडेंट ने रिसर्च गैप की बात की है कि मैं अपना रिसर्च गैप ऐसा कैसा तलाश करूं कि जिससे उसके एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाएं। और बिल्कुल यूनिक रिसर्च गैप देखना होता है। एक प्रैक्टिस मैं बच्चों से करवा रहा हूँ कि मैं उनके आइडियाज ले लेता हूँ, उनसे कहता हूँ एनलिस्ट करो। पहले तो थीम का डिफाइन करो कि आप थीम कौन सा चाहते हो। अगर आप मुझे कहें कि मैं एज ए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्टूडेंट या इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट, तो मैं अगर पाकिस्तान यूएस रिलेशंस पे काम करना चाहूंगा तो ये बहुत ब्रॉडर है। तो मैं इसको इस एंगल से भी देख सकता हूँ कि पाकिस्तान यूएस रिलेशन और चाइना के साथ ट्राईलैटरल करके मैं देखना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास जो यूएस को डील करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं। तो अभी तक जो काम बहुत कम हुआ है वो हेजिंग पर हुआ है, हेजिंग टेक्निक कि किस तरह से हम चाइना और यूएस के पास के साथ रिलेशन रख कर हम ये जो है ना हेजिंग कर सकते हैं। तो हेजिंग किस तरह से उसकी जो ऑपरेशनल साइड है उसके ऊपर काम नहीं है। तो ये मैंने नोट किया थोड़ा लिटरेचर रिव्यू करने के बाद। लिटरेचर रिव्यू से पता चलता है रिसर्च गैप क्या है। दूसरा पता चलता है रिसर्च गैप का कि जो पहले से आर्टिकल उस जो जर्नल में छपा हुआ है, छपे हुए हैं उस रिलेटेड आपके टॉपिक से, वहां उन्होंने कौन से रिसर्च गैप छोड़े हैं। तो आप वहां से भी रिसर्च गैप वो लिमिटेशन से मिल जाता है कि मेरी लिमिटेशन जब मैं बयान करता हूँ आर्टिकल में या एब्स्ट्रैक्ट में, अगर मैं उसे अलग से नहीं आइडेंटिफाई करके बयान करता तो एब्स्ट्रैक्ट में कर देता हूँ, तो वहां से भी गैप आप पकड़ सकते हैं कि इस रिसर्चर ने फ्यूचर डायरेक्शन के लिए ये गैप छोड़ा है। तो इस तरह से आप गैप को वो करें, आइडेंटिफाई करें। दूसरा मेरा जो मेथड है, मैं ये कहता हूँ कि जिसका हमारी सोसाइटी को जरूरत है ना, वो गैप है, उसके ऊपर काम करें। हमारी सोसाइटी को बहुत जरूरत है रिसर्च की, और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मसाइल हैं। और खास तौर पे जो अब अप्रोच है वो ये है कि आप अपने लोकल मसाइल पे नजर रखें। आप जो ग्लोबल पॉलिटिक्स से बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में घुस रहे हैं, आप अपने लोकल इश्यूज को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो हम अपनी रिसर्च को लोकल इश्यूज पे लेके आएंगे तो वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट होती है, क्योंकि वो वहाँ जो जर्नल्स हैं जितने भी, वो कहते हैं कि आप अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो भी उसके चांसेस बड़े होते हैं। मेरे से मुलाकात हुई फ्रांस में, एक हमारी स्टूडेंट थी, गई हुई थी फ्रांस की यूनिवर्सिटी में, पेरिस में बल्कि पढ़ रही थी वो। तो वहाँ जब टॉपिक और गैप आइडेंटिफिकेशन, तो उनके जो वो थे सुपरवाइजर, उन्होंने कहा भाई तुम साउथ पंजाब में रहती हो तो साउथ पंजाब में जाके वहां देखो वो अलग सुबह क्यों चाहते हैं, इस पर काम करो जाके, तुम यहाँ क्या करने हो, हमें बताओगे पेरिस में कि यूरोपीय यूनियन ने क्या करना है। तो आपका कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर वो यहाँ आके वो उसने साउथ पंजाब पे काम किया, हमने उसे सपोर्ट किया। तो ये कुछ जो पिछली मेरी आपको मैंने दिया लेक्चर, उसकी आपके पास पीपीटी जरूर आ गई होगी। उसमें इस पर काफी 4-5 स्लाइड्स हैं जो मैंने रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, तो वो मैंने दिया, वो जरा एक नजर देख लीजिएगा। ठीक हो गया जी सर, शफकत साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी हम ना अभी आप अनाउंस कर दें 2 मिनट में, अगर कर सकते हैं तो जल्दी। थैंक यू। यस, हम एक्चुअली 15 डेज का एक एडवांस कोर्स करने जा रहे हैं। 15 डेज का? वी यस, 15 डेज? 15 डेज का हम अनाउंस करने जा रहे हैं। सो वी हाईली encourage all of you participate in that course, and it will be quite informative for you, all of you. So आई होप कि आपने इस कोर्स से भी बहुत ऐसी चीज़ें समझी होंगी, आपको बहुत ऐसी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सच सर प्रेजेंटेड इन सच अ वंडरफुल वे, नो डाउट, और होप सो इंशाल्लाह इट विल बी ए ग्रेट जर्नी। अच्छा सर, अगर आप 1 मिनट में इसको एलिब्रेट करना चाहेंगे कि एडवांस कोर्स में क्या क्या हम सीखेंगे 15 डेज का, जिसको हम मास्टर्स कोर्स बोल सकते हैं, मास्टर्स। थैंक यू सर। हाँ जी, इसमें इसमें जो है, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी ठीक सर, है। वी हैव जस्ट 1 मिनट। ये तो मैंने जिस जो जो हमारा पहला था रिसर्च मेथोडोलॉजी का, मैंने एक ओवरव्यू दिया था, और मेरी कोशिश होती है मैं होलिस्टिक ओवरव्यू दूं, बच्चों को पीसेस में ना बताऊं, उन्हें एक पूरी चीज होती हुई नजर आए फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक, बॉडी, मेन बॉडी के साथ। और इसी तरह से जो आज था रिसर्च आर्टिकल, ये इसमें भी मेरी कोशिश है कि मैं ओवरऑल आपको व्यू दूं, और इतने थोड़े टाइम में ये ही दिया जा सकता है। आपको पता है ये पूरा एक सेमेस्टर का सब्जेक्ट भी नहीं है, इससे भी ज्यादा है। और इसमें हम ये कर सकते हैं, जो मेरा एस्पेक्ट होगा उसमें, कि हम इन बेसिक्स को जरा थोड़ा डिटेल में देख लेंगे उस कोर्स में। वो 5 डेज का होगा पर वीक,
और 5 डेज 10 डेज बनेंगे उसमें, तो हम 2 घंटे दे देंगे उसमें, 8 से 10 बजे तक, या 8 से 9:30 बजे तक, 1.5 घंटे के हिसाब से। उसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं इंडिविजुअल उस कोर्स के भी जो रिसर्च कर रहे हैं बच्चे, उनको मैं देखूं कि सर वो कैसे। हम इसको अगेन मीट कर लेते हैं, 5 मिनट की और ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है ना हम थोड़ी बात क्लियर हो जाए ना। चले चले, ठीक हो गया, ठीक ठीक है, है। हाँ अगेन ज्वाइन कर ले, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके।